हेलो एवरीवन, ये हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स की 7th चैप्टर है। और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट के बारे में अच्छे से समझाने के लिए कोशिश किया है। डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग कैसे ट्रेड लेके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, स्टॉक्स के कंपैरिजन में क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ज़्यादा ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही और बहुत कुछ मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को बताया है। सो आई होप कि इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 7। थैंक यू। डेरिवेटिव मार्केट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। लेट्स से एक लड़का है राम, और राम के घर के पास ही एक फुटबॉल मैच होने वाला है। तो राम क्या करता है, उस फुटबॉल मैच की टिकट खरीदने के लिए वहाँ पे काउंटर पे जाता है। तो काउंटर पे जाने से उसे पता चलता है कि उस मैच की टिकट खत्म हो गया है। तो अभी तो राम वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद वहाँ से टिकट काउंटर में जो भी लोग होते हैं, वहाँ से एक मेंबर ने उसे देखा और उसके पास आया और उसके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो राम कहता है कि मुझे इस मैच की टिकट चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वो मेंबर क्या करता है, वो मेंबर एक लेटर पे कुछ लिख के देता है और कहता है कि जिस दिन भी मैच होता है तुम इस लेटर को दिखा के मैच देख लेना, ठीक है। लेट्स से वहाँ पे एक टिकट की प्राइस था आपका 1000 रुपीज़। तो राम वो लेटर लेके घर पे चला गया। कुछ दिन बाद मैच था और किसी किसी को आपका टिकट चाहिए, मतलब बहुत हाइप पे था मैच। तो इसलिए अगर कहता है कि मुझे इस 1000 की टिकट के बदले अगर 1200 भी चाहिए तो भी लोग देने के लिए रेडी था। तो उसके बाद कुछ दिन बाद राम को क्या हुआ, राम का एक्सीडेंट हो गया। तो राम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो अभी राम एक्सीडेंट के वजह से हॉस्पिटल में है। तो राम तो अभी मैच देखने के लिए नहीं जा सकता है। तो राम क्या कर सकता है, राम के पास जो भी वो लेटर है, जो भी उस आदमी ने राम को दिया था, वो लेटर को क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। वो भी कितने रुपए में, 1200 में। अगर राम चाहे तो वो लेटर किसी को 1200 में भी बेच सकता है, क्योंकि उस लेटर के बदले, उस टिकट के बदले में राम को 1200 देने के लिए भी लोग रेडी है। अभी उस लेटर का वैल्यू है आपका 1200 रुपया। लेट्स से कि राम हॉस्पिटल में रहते ही वो मैच खत्म हो गया। तो अभी राम के पास जो भी लेटर था, उस लेटर का वैल्यू कुछ है क्या? उस लेटर का वैल्यू अभी 0 है, क्योंकि वो मैच तक ही उस लेटर का वैल्यू था। और वो तो एक गोरा कागज ही था बेसिकली, लेकिन उसमें जो भी लिखा हुआ था सिर्फ उस चीज़ का वैल्यू है आपका उस फुटबॉल मैच को देखने की। नहीं तो वहाँ पे अगर वो मेंबर कुछ लिख के नहीं देता तो उस लेटर का कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अभी उस मेंबर ने जो भी लिख के दिया उस चीज़ का ही वैल्यू है उस लेटर में। तो वो लेटर कहाँ से डिराइव हो रहा है आपका? उस लेटर का वैल्यू कब तक है? जब तक वो मैच शुरू नहीं होता है। अगर एक बार वो मैच खत्म हो गया तो उस लेटर की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी उस लेटर का वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रहा है? उस फुटबॉल मैच से। और वो फुटबॉल मैच क्या हो गया? अभी वो फुटबॉल मैच हो गया आपका अंडरलाइंग एसेट, और ये लेटर हो गया आपका उस फुटबॉल मैच से डिराइव किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिससे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में भी आपका बहुत चीज किसी और से डिराइव किया जाता है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल दूध और दही। तो अभी अगर दूध का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दही का प्राइस भी, दही हो या मक्खन हो, सबका प्राइस भी आपका दूध से बनने वाला जो भी चीज़ हो उसका प्राइस भी हाई हो जाएगा। तो दही या फिर मक्खन, इन सब का प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मिल्क के ऊपर। मिल्क क्या हो गया उसका अंडरलाइंग एसेट, और बाकी सब हो गया आपका डिराइव किया हुआ चीज। तो अभी अगर मिल्क का प्राइस ज़्यादा होता है तो फिर दूध, दही, ये जो भी दूध से बनने वाला चीज़ है सबका प्राइस भी हाई हो जाएगा। अगर दूध का प्राइस कम होता है तो इन सब का प्राइस भी आपका कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे क्रूड ऑयल और पेट्रोल के बीच में भी होता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर पेट्रोल का प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम हो जाता है तो फिर पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल है आपका
अंडरलाइंग एसेट और बाकी सब जो भी है वो आपका क्रूड ऑयल से डिराइव किया हुआ चीज़ है। तो अभी मैं अगर आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट की रिटन डेफिनेशन देने जाता हूँ तो ऐसा होगा, ए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन एन एग्रीड अपॉन अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट लाइक ए सिक्योरिटी और सेट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से भी ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू आपका डिफाइन कहाँ से होता है, जो भी अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट होता है वहाँ से उसका वैल्यू डिफाइन होता है। जैसे कि इस केस में हमने जो भी अभी बात किया था दूध और कार्ट के बारे में, दूध और दही के बारे में, तो यहाँ पर आपका अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, आपका दूध अंडरलाइंग एसेट हो गया और उसका जो भी हमारा दही है, दही का वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है, आपका दूध से डिराइव होता है। तो इसलिए दूध हो गया आपका अंडरलाइंग एसेट और यहाँ पे कार्ट का वैल्यू हो गया आपका डिराइव्ड। कार्ट की वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है, आपका दूध के हिसाब से डिराइव होता है, क्योंकि अगर दूध की वैल्यू अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो फिर कार्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, फुल्ली डिपेंडेंट है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी फुटबॉल मैच के बारे में बात किया था, यहाँ पर आपका जो भी फुटबॉल मैच है वो हो गया आपका अंडरलाइंग एसेट और उसके बाद जो भी टिकट की प्राइस है वो हो गया आपका डिराइव्ड। उस फुटबॉल मैच के हिसाब से ही उस टिकट की प्राइस डिराइव्ड होता है। एक बार अगर वो फुटबॉल मैच खत्म हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी आपका जीरो हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे स्टॉक मार्केट में भी और या फिर कमोडिटी मार्केट में भी आपका काम करता है। तो यहाँ पर भी हमारा किसी भी स्टॉक की, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हम लोग जो भी अंडरलाइंग एसेट है या फिर स्टॉक हो गया या फिर कमोडिटीज हो गया, करेंसीज हो गया, तो वहाँ से उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव्ड होता है और हम लोग ऐसे ही उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं, वहाँ पे हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होता है, तो लेट्स एग्जाम्पल कि एक किसान है जो प्याज की खेती करता है। तो पिछले साल क्या हुआ था कि बारिश के वजह से या फिर बारिश ना होने के वजह से कुछ रीजन से उनका प्याज बहुत कम प्राइस में बिका था। वो क्या सोचते हैं कि इस बार उनके साथ फिर से ऐसा ना हो, तो वो क्या करते हैं कि एक कंपनी के साथ बात करते हैं और उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि मेरा प्याज की खेती अगर अच्छा हुआ तब भी आप लोगों को मैं इतने प्राइस पे वो दूंगा, और अगर मेरा खेती अच्छा नहीं होता है ज़्यादा तब भी आप लोगों को इस प्राइस पे ही मुझसे खरीदना होगा। तो वो कंपनी भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करती है और वो कहती है कि अगर आपका प्याज अच्छा हुआ तब भी हम लोग आपको 20 रुपीज़ पर केजी देंगे, और अगर आपका प्याज का खेती अच्छा नहीं हुआ तब भी हम लोग आपको 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपसे खरीदेंगे प्याज। तो दोनों के बीच में बात हो जाता है, तो दोनों उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर वो खेती अच्छा नहीं हुआ तब भी उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसका दाम मिल जाएगा, और अगर उनका खेती अगर अच्छा हुआ तब भी उनको 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे किसान ने क्या किया, किसान ने फ्यूचर के लिए अपने प्याज की वैल्यू फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जैसा भी हो वो कंपनी उनसे प्याज खरीदेगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है आपका, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब में होता है। सब में क्या होता है कि एक एक अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है, और यह कॉन्ट्रैक्ट आपका जिस मंथ पे भी निकला है उस मंथ का, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ का, और एक हो गया आपका 4 मंथ का। तो 3 मंथ का होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी चल रहा है आपका मार्च, अभी मार्च का एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद अप्रैल का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद मई का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपका डिराइव्ड होता है, जो भी उनकी एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट होता है वहाँ से डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल में देखा था वहाँ पे उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, प्याज। तो प्याज के हिसाब से आपका उनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्ड है ना। तो ऐसे ही हमारे स्टॉक के केस में भी आपका
स्टॉक की जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से हमारा स्टॉक की जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका प्राइस डिराइव्ड होगा। वैसे ही सेम आपका क्रूड ऑयल में भी ऐसा ही होता है। आपका क्रूड ऑयल का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से हमारा जो भी फ्यूचर प्राइस है वो डिराइव्ड होगा। वैसे ही हिसाब से हमारा फॉरेक्स मार्केट में भी आपका जो भी अंडरलाइंग एसेट होगा उसके हिसाब से ही हमारा जो भी फ्यूचर प्राइस होगा वो डिराइव्ड होगा। तो ऐसे ही काम करता है। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपका हर महीने के लास्ट थर्सडे को क्लोज होता है। तो जैसे कि अभी आपका मार्च का महीना चल रहा है, इस मंथ की जो भी लास्ट थर्सडे होगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब उसको और आप बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट मंथ भी आपका लास्ट डे जो भी लास्ट थर्सडे होगा उस दिन एग्जिट डे होगा। तो ऐसे ही हर महीने आपका लास्ट थर्सडे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जिट डे होता है, क्लोजिंग डे होता है। तो उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का आपका वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए वो रैप अप कर सकते हैं या तो वहाँ से आप लोग निकल भी सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे देखते हैं वो एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को जिस भी स्टॉक की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है तो वहाँ पे आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल कि मैं रिलायंस की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग, मैंने जब भी रिलायंस का नाम यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस NSE और यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस BSE। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस मार्च फ्यूचर। तो अभी मार्च का महीना है तो अभी मैं मार्च के महीने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बाय ऑप्शन भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइंड है 250 क्वांटिटी, मतलब इसका एक लॉट में 250 क्वांटिटी का स्टॉक होता है रिलायंस की। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 250 क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस अप्रैल फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट मंथ की भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मे फ्यूचर मतलब फॉर नेक्स्ट मंथ की भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद सकता हूँ। तो इसमें सबका वैल्यू अलग अलग होता है और वो सब आपका कहाँ पे किससे डिराइव करता है। आपका डिराइव तो सिर्फ रिलायंस की जो भी एक्चुअल शेयर है उससे डिराइव किया हुआ होता है। अगर रिलायंस की अगर एक्चुअल शेयर की प्राइस अगर ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी वैल्यू ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर रिलायंस की वैल्यू अगर नीचे जाता है तो फिर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू भी आपका नीचे चला जाएगा। और एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की आपका एक्सपायरी कब होता है, एवरी मंथ की, जिस मंथ की भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं उस मंथ की जो भी लास्ट थर्सडे होता है उस दिन उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने फुटबॉल मैच में देखा था, जैसे मैच जिस दिन खत्म हो गया उस दिन ही उस लेटर का या फिर उस टिकट का वैल्यू भी 0 हो गया। तो ऐसे ही जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट सबका खत्म हो जाएगा उस दिन इसका वैल्यू भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हम जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का आपका बेनिफिट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का बेनिफिट होता है आपका, अभी रिलायंस की अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमारा वैसा ही होता है। हम एक प्राइस देके, एक वैल्यू देके उस स्टॉक को बुक करके रखते हैं। अगर फ्यूचर में अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर ज़्यादा भी हो जाता है तब भी हमें उस प्राइस पे ही वो स्टॉक मिल जाएगा। तो यही बात है। तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं शायद हम लोग तो स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि हमें अगर रिलायंस की अगर स्टॉक खरीदना है तो हम लोग डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी चीज़ क्लियर करके देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एक फ्यूचर में आपका कितना क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी। तो अभी मैं अगर रिलायंस की अगर एक्चुअल 2 क्वांटिटी अगर खरीदने जाता हूँ, 250 क्वांटिटी अगर खरीदने जाता हूँ तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस, कैलकुलेटेड प्राइस कितना हो जाएगा। अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदता हूँ तो इसका प्राइस आपका हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेट होके आ रहा है 5,99,787। अगर मैं वो 250 क्वांटिटी अगर खरीदता हूँ रिलायंस की तो उसका वैल्यू मुझे कितना पड़ेगा,
5,99,787। तो इतना प्राइस में मुझे इतना पैसा देके इसको अगर मैं एक्चुअल रिलायंस की शेयर खरीदता हूँ तो मुझे इतना पैसा देना होगा। और अभी अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना पैसा लगेगा आप लोग देख सकते हैं, 1,34,288। सेम क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी सेम मैंने पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मुझे कितना प्राइस आएगा इसका, इस कॉन्ट्रैक्ट का 1,34,288। तो मैं कम प्राइस देके इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकता हूँ। और अगर फ्यूचर में अगर वो रिलायंस का शेयर अगर ऊपर जाता है तो मैं इसे एक ज़्यादा प्राइस में बेच भी सकता हूँ। तो इसलिए ही लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज इन द सेंस, अभी मैं अगर रिलायंस का एक्चुअल शेयर खरीदने जाऊँगा तो मुझे 250 क्वांटिटी का 6 लाख के करीब लग जाएगा मुझे पैसा। और मैं अगर अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे कितना पैसा लगेगा, 1,34,000। तो यही बेनिफिट होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। कम पैसे में हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी की शेयर खरीद सकते हैं। अगर हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ, अगर रिलायंस की शेयर सच में अगर ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हमें जो भी रिलायंस की शेयर 250 शेयर हमें 6 लाख में मिल रहा था, तो अभी हम उस पैसे से ही 6 लाख से ही हम लोग 3 या 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। तो उस हिसाब से ही हमारा अगर स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारा अगर प्रेडिक्शन गलत होता है, अगर नीचे भी जाता है, तब भी हमें लॉस भी ज़्यादा ही होगा। तो ये बात भी आपका समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की यूज़ आपका हेजिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो हेजिंग एक अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आपका हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली मेनली आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया गया था हेजिंग के लिए ही, ताकि लोग अपना जो भी अंडरलाइंग एसेट है उन्हें हेज कर सके। लेट्स एग्जांपल कि मैंने जो भी आपका वो किसान के बिहाफ में बताया था कि वो किसान क्या करता है, एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर फ्यूचर में अगर खेती प्याज की खेती अगर अच्छा नहीं होता है तब भी वो आदमी उतना ही पैसा उसको पर किलो के हिसाब से 40 रुपया पे करेगा, और अगर ज़्यादा अच्छा होता है तब भी वो ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है, उतना ही पैसा पे करके वो प्याज खरीदेगा। तो उसने किसान ने क्या किया, किसान ने हेज करके रखा उसका खेती, ताकि अगर खराब भी होता है तब भी उसको उतना ही पैसा मिले, और अगर अच्छा हुआ तब भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया, अपने खेती को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेज करके रखा। तो ऐसे ही डेरिवेटिव मार्केट्स की भी आपका आया था हेजिंग के पर्पज से ही। तो लेट्स एग्जांपल कि आपने किसी कंपनी की 10 लाख की शेयर खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स एज्यूम आपने किसी कंपनी की 10 लाख वैल्यू की शेयर खरीद के रखा हुआ है। तो खरीद के रखा है, तो अगर वो स्टॉक ऊपर जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो खरीदने से तो आप जब पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करिए, अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है 10 लाख रुपया किसी कंपनी के स्टॉक में, तो अभी तो आपको डर भी लगा रहा होगा कि ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है कि नहीं। वो तो कोई नहीं बता सकता कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप उस स्टॉक को हेज करके रखते हैं। हेज मतलब आपने क्या किया, उस स्टॉक के उस कंपनी की जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको आपने क्या किया, सेल करके रखा। तो अभी अगर वो स्टॉक अगर नीचे जाता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, आपको वहाँ से तो लॉस होगा, आपके जो भी एक्चुअल शेयर है वहाँ से आपको लॉस होगा, लेकिन वो लॉस आपका कहाँ पे हेज होगा, जो भी आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने जो भी पैसा उस शेयर में लगाया हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा आपका। तो ये जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने खरीदा है वो सिर्फ आपने कुछ दिन के लिए खरीदा है। मतलब अगर वो स्टॉक एक्चुअल स्टॉक अगर नीचे जाता है, वो अंडरलाइंग एसेट अगर नीचे जाता है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा लॉस ना हो, आपके जो भी एक्चुअल शेयर्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे हेज करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी लॉस होगा यहाँ पे वो मैनेज हो जाएगा आपका। तो इसलिए लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। तो हेजिंग एक
ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो वो आप लोग से मैं बाद में कभी बात करता हूँ हेजिंग के बारे में। तो मोटा मोटा बात यही है, आपको हेजिंग के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले यूज़ किया जाता था। तो अभी तो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन मेनली हेजिंग के लिए आया था ये कॉन्सेप्ट। स्टॉक मार्केट में भी आपका जब हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हैं, तो अगर स्टॉक की प्राइस ज़्यादा हो गया तो वो लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग प्राइस अभी ज़्यादा हो गया, अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कम प्राइस में बाई किया था, तो हम आपको शेयर्स नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपका रेगुलेट करने के लिए सेबी देखता है ये सब। और अगर कोई कंपनी या फिर कोई शेयर ऐसा करता है तो उन लोगों को सेबी पेनल्टी लगाता है। तो ये सब सेबी रेगुलेट करता रहता है, कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायर होगा, सब कुछ सेबी रेगुलेट करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका सिर्फ स्टॉक्स का ही होता है ऐसा नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका इंडेक्स का भी होता है, और उसके बाद आपका कमोडिटी मार्केट का भी होता है। जैसे कि इंडेक्स का आपका हमारा इंडेक्स क्या है, मेजरली इंडेक्स है निफ्टी 50 और आपका बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 की आपकी जो भी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी मार्च फ्यूचर। तो इंडेक्स की जो भी फ्यूचर्स है वो आपका वीकली होता है, वीकली बेसिस में होता है। जैसे कि हर वीक के आपके थर्सडे को उसका एक्सपायरी होता है। तो जैसे कि हमें स्टॉक्स में जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन देखा गया था आपका, वो हो गया आपका मंथली बेसिस में होता है। लेकिन आपके जो भी इंडेक्स होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट आपका वीकली बेसिस में होता है। हर वीक के लास्ट थर्सडे को आपका उसका एक्सपायरी होता है, और एक उसका भी मंथली बेसिस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी मार्च फ्यूचर, ये आपका निफ्टी की हमारा जो भी निफ्टी इंडेक्स है उसका मार्च की कॉन्ट्रैक्ट है, जो मार्च की फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो उसके बाद ये हो गया आपका अप्रैल, ये हो गया मई। जैसे कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शंस होता है, यहाँ पर ये मार्च में कितने ऑप्शंस है, यहाँ पे आप लोग जितना भी प्राइस डालेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वीकली बेसिस में भी, जो भी वीकली बेसिस में एक्सपायरी होता है उसके हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अभी चल रहा है आपका अभी 12 मार्च है, तो हम लोग अभी 17 मार्च की कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी के, अगर निफ्टी इस वीक में ही, अभी निफ्टी का वैल्यू चल रहा है आपका, प्राइस चल रहा है 16,630। तो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि निफ्टी इस वीक में 17,000 तक जा सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा निफ्टी 17,000 सी, ऊपर की तरफ मैंने प्रेडिक्शन किया है। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 17 मार्च 1700 सी, क्योंकि मैंने 1700 सी का ही यहाँ पे ढूंढा है, सर्च किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 17 मार्च वीकली, ये ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग 17 मार्च वीकली NFO। तो अगर मैं इसको बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, मैं निफ्टी के एक लॉट में कितना शेयर होता है, एक लॉट में आपका 50 क्वांटिटी का शेयर होता है। तो यहाँ पे मैं अगर निफ्टी को बाई करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी 17 मार्च तक इस वीक में ऊपर जा सकता है, 17,000 के ऊपर जा सकता है, तो मैं ये कॉल ऑप्शन बाई करूँगा। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी 17,000 तक नहीं जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, तो फिर मैं कितना बाई करूँगा, 17,000 से नीचे जाएगा तो फिर हम लोग 16,000 की PE बाई कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से, अगर वो मार्केट मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया उस हिसाब से अगर मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, तो हमारा जो भी ऑप्शंस है उसका वैल्यू एंड तक, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एंड होगा, अगर इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपका वीकली बेसिस में होगा, तो उस वीक में वो 0 तक चला जाएगा। और अगर मेरे हिसाब से अगर जाता है तो हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ये फुल्ली प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉक ऊपर जाता है कि नहीं या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट्स एग्जांपल के हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर की टेक्निकल एनालिसिस किया, और वहाँ से हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज
इस महीने में 2200 तक जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अभी करंट प्राइस है लेट्स से 2000, ठीक है। तो हमने प्रिडिक्शन किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस महीने में प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो भी हो आपका, जो भी प्राइस है मार्केट वैल्यू, वो आपका 2200 तक जा सकता है, हमने प्रिडिक्शन किया। उसके बाद हमें वहाँ पे ऑप्शंस में क्या होता है आपका, हमें एक ऑप्शन मिलता है कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर कैश मार्केट में बाई करने जाए या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी शेयर्स है वो बाई करने के लिए जाए तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने जो भी प्रिडिक्शन किया उसके बिहाफ में हम एक ऑप्शन बाई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, हमें एक प्रीमियम देना होगा। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी 2200 में जो भी ऑप्शन है उसका प्राइस है ₹10 है। ये क्या है, ये एक प्रीमियम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी 2200 में जो भी ऑप्शन है उसे हमने 10 रुपया दे के 10 रुपीज़ प्रीमियम देके उसको बाई कर लिया। तो अभी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ जाता है 2200 तक अगर पहुंचता है इस महीने में ही, क्योंकि हर महीने की लास्ट थर्सडे को हर ऑप्शंस के आपका एक्सपायरी डे होता है। मतलब अगर तब तक अगर आपके प्राइस तक नहीं गया वो स्टॉक तो आपका ऑप्शन की जो भी वैल्यू है वो 0 हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। वो अलग बात है एक। अभी मैं लेके चलता हूँ कि एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर बाय किया था वो आपके 2200 तक पहुँच जाता है। तो आपको क्या होगा, आपका जो भी ये प्रीमियम होगा वो आपका प्रीमियम भी ऊपर तक जाएगा आपका। लेट्स से आपका प्रीमियम 10 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक चला गया। जब ये स्टॉक 2200 तक पहुँचा इस मंथ में ही, तो आपका प्रीमियम तब क्या हुआ, 30 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 30 रुपीज़ में आपका जो भी ऑप्शन बाई किया था वो आप सेल करके मार्केट से निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, आपका प्रॉफिट 30 - 10 20 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मिलता है वो भी आपको लॉट के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे आप लोग 1 शेयर 2 शेयर के हिसाब से बाई नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपको सब ऑप्शंस लॉट के हिसाब से मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी लॉट साइज होगा स्टॉक की, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में भी लॉट के हिसाब से मिलेगा। तो लेट्स एग्जांपल कि आपने जो भी प्रिडिक्शन किया वो गलत हो गया, ठीक है। आपने प्रिडिक्शन किया था कि 2200 तक जाएगा, तो क्या हुआ, स्टॉक जब आपने ऑप्शन को बाई किया उसके बाद ही आपका रिलायंस का शेयर नीचे जाने लगा और लेट्स से कि रिलायंस इस महीने में सिर्फ 1800 तक गया, ठीक है, नीचे चला गया। तो आपका ये आपने जो भी ये प्रीमियम पे किया था तो ये प्रीमियम भी आपका नीचे जाएगा, आपको लॉस देगा। तो यहाँ पे आपने जो भी प्रीमियम पे किया था उसका वैल्यू भी, अगर स्टॉक अगर आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से आपने जिस स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन बाई किया था वहाँ तक नहीं जाता है तो आपका प्रीमियम जो भी था वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 10 रुपीज़ लॉस हो गया, ठीक है। ऑप्शन में आपका 2 टाइप्स होते हैं, एक हो गया आपका कॉल बाइंग और एक हो गया आपका पुट बाइंग। अगर आप ऊपर की तरफ अगर ऑप्शन बाई करते हैं, अभी हमने क्या देखा, रिलायंस ऊपर की तरफ जाने के लिए हमने ऑप्शन बाई किया है तो इसे कहा जाता है आपका कॉल ऑप्शन। और अगर आप रिलायंस की शेयर नीचे जाने के लिए प्रिडिक्ट करते हैं तो फिर आप क्या बाई करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे की तरफ भी अगर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लेकिन आप लोग अगर 1800 तक अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं, ये आपने एनालिसिस किया कि रिलायंस इस महीने में 2000 से नीचे जाएगा और 1800 तक जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 1800 की एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलायंस सच में अगर नीचे जाता है और अगर आपका प्राइस जो भी है 1800 अगर टच करता है तो आपको उस ऑप्शन आपने जो भी प्रीमियम पे किया था उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपके डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाता तो आपको वो आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वो आपका 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ऑप्शन में क्या होता है आपका, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है आपका, आपने तो सिर्फ कितना पैसा पे किया, आपने 10 रुपीज़ पे करके आपने रिलायंस की एक लॉट की ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक अगर आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं जाता है तो आपको लॉस कितना होगा, 10 रुपीज़ इंटू आपके जो भी लॉट साइज होगा उस हिसाब से आपका लॉस होगा। और अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि रिलायंस
2000 से सिर्फ 2100 तक जाएगा या फिर 2200 तक जा सकता है, कोई नहीं बोल सकता। रिलायंस या तो कुछ अच्छा न्यूज़ हो तो रिलायंस 4000 तक भी जा सकता है या तो 5000 तक भी जा सकता है, कोई नहीं कह सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपने जो भी ऑप्शन बाई किया था उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपका लॉस कितना है, लॉस सिर्फ 10 रुपीज़ है। लॉस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, मैंने जो भी प्रीमियम पे किया है वो 10 रुपीज़ ही मेरा लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा मेरा कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अगर रिलायंस स्टॉक अगर 2200 से अगर और ज़्यादा ऊपर तक जाता है तो आपको प्रॉफिट उससे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, कोई नहीं कह सकता कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन में ये एक होता है। तो अभी मैं आप लोगों को ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शंस कैसे ढूंढा जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे रिलायंस, तो मैंने जब भी यहाँ पे रिलायंस सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात किया है फ्यूचर्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि रिलायंस इस महीने में 2200 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस मार्च, या ऑप्शंस में भी आपको 3 मंथ्स का ही कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी CE लिखा है ये है आपका कॉल ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लोग PE देख रहे हैं ये हो गया आपका पुट ऑप्शन। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि रिलायंस अगर ऊपर की तरफ जाता है, जो भी ऊपर की तरफ हम प्रेडिक्शन करते हैं वो हो गया आपका कॉल ऑप्शन। और अगर हम जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर नीचे की प्रेडिक्शन लेते हैं, नीचे की ऑप्शंस बाई करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका PE। जैसे कि लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा, ये जो भी हमने प्रेडिक्शन किया कि रिलायंस अभी कहाँ पे है, ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक इसे कहा जाता है आपका स्ट्राइक प्राइस। रिलायंस अभी कहाँ पे है, इस प्राइस पे है, ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। और अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है या फिर लेट्स से 2200 तक जाता है, तो अगर हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ अगर ऑप्शन बाई करेंगे तो इसे कहा जाएगा आपका कॉल ऑप्शन, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे की तरफ प्रेडिक्शन करते हैं लेट्स से 1800, या अगर नीचे की तरफ अगर हम लोग कोई भी ऑप्शन बाई करते हैं तो इसे कहा जाएगा आपका पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका CE, और इसे कहा जाएगा आपका PE, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्च महीने की 2200 CE की प्राइस कितना चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस मिल जाएगा 214, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा स्टॉक की क्वांटिटी, मतलब आपको ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आपको स्टॉक नहीं मिलेगा लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पेमेंट कितना करना होगा आप लोगों को 53,500। तो अगर हम लोग एक्चुअल में अगर रिलायंस की अगर शेयर बाई करने जाए 250 क्वांटिटी रिलायंस, तो एक्चुअल में अगर हम लोग रिलायंस की 250 क्वांटिटी शेयर बाई करने जाए, यहाँ पे 250, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल में अगर रिलायंस की 250 क्वांटिटी बाई करने जाऊँ तो मुझे कितना प्राइस लगेगा 6 लाख। और अभी मैंने जो भी ऑप्शंस में बाई किया, जो भी यहाँ पे मैंने 2200 यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शन बाई करने के लिए गया तो यहाँ पे हमें कितना मार्जिन लगेगा 53,500। देखिए आप लोग कितना डिफरेंस है। तो इसलिए लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर्स में भी तो आपको ज़्यादा कितना लगता है, 1 लाख हमने देखा था ना, 1,40,000 लगा था हमें। तो अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन में कितना लगा, ऑप्शन में तो उससे भी कम है, ठीक है। तो अगर रिलायंस की शेयर अगर हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वो ऑप्शन भी ऊपर ज़्यादा दिखेगा और हमें वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। और अगर रिलायंस की शेयर हमारे जो भी वो मंथ की एक्सपायरी होगा, तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया था आप लोगों को, रिलायंस 2000
200। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया था मार्च के महीने की ये हम ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे अगर रिलायंस अगर इस मार्च महीने के अगर लास्ट तक, मतलब लास्ट थर्सडे तक अगर उस प्राइस पॉइंट तक नहीं जाता है तो हमारा ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना प्राइस था ऑप्शन की 214 हम लोग प्रीमियम पे करेंगे उस ऑप्शन को बाई करने के लिए, ठीक है। इसे हम लोग प्रीमियम कहा जाता है इसे। अगर ये स्टॉक वहाँ तक नहीं जाता है तो हमारा प्रीमियम डे बाई डे क्या होगा, डिक्रीज हो गया। लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब इस महीने के जो भी थर्सडे तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब उसका प्राइस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। अभी मार्च अप्रैल मई चल रहा है, तो मई के बाद जून का कॉन्ट्रैक्ट आएगा। उसके बाद ऐसे ही रैप अप होते होते फॉरवर्ड होते ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे अगर आपको अगर नीचे की तरफ अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, लेट्स से 1800 आप प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे, इस 1800 की पीई बाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को 1800 पीई की वैल्यू कितना है, 400, सिर्फ 400 देके आप लोग बाई कर सकते हैं। 400 मार्जिन देके आप लोग 250 शेयर्स बाई कर सकते हैं। 400 क्यों है, इसका प्राइस इतना कम क्यों है, क्योंकि रिलायंस अभी क्योंकि रिलायंस की अभी करंट शेयर प्राइस है आपका 2393, क्योंकि 1800 तक जाने के लिए इतना चांस नहीं है, इतना नीचे जाने के लिए चांस नहीं है, तो इसलिए उसका प्रीमियम भी बहुत कम है। तो ये एक अलग बात है, बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है। उससे समझने के लिए ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली यही बात होता है। तो ऑप्शंस को भी हम लोग एज ए हेज करने के लिए यूज़ करते थे। पहले वो ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस हुआ था आपका हेज करने के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका हेज करने के लिए ही पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब तो लोग आपके ऑप्शंस में भी ट्रेड लेते हैं। तो लेकिन ऑप्शंस एक फुल्ली गैम्बलिंग है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हम लोग बेट लगाते हैं कि यहाँ तक ये स्टॉक जाएगा कि नहीं, ये पूरा बेटिंग की मामला है। तो ये पूरा बेटिंग की चीज़ है। अगर ये ऑप्शन अगर उस प्राइस तक नहीं जाता है तो हमारा जो भी प्रीमियम होगा वो 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका पैसा आपका पूरा जाने के 0 होने के लिए प्रोबेबिलिटी होता है, तो वो आपका बेटिंग ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर हम लोग एक दिन में ही आपका वो स्टॉक की प्राइस 0 नहीं हो सकता है, इसलिए वो बेटिंग नहीं है। लेकिन उसको आप डायरेक्टली बेटिंग नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी हम ऑप्शंस में बाई करते हैं, वो आपका फुल्ली गैम्बलिंग ही है। हम लोग किसी स्टॉक की प्रेडिक्शन करते हैं और वहाँ तक अगर स्टॉक नहीं जाता है तो हमारा पैसा भी 0 हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, ऑप्शन की डेफिनेशन। तो अभी ऑप्शन की डेफिनेशन क्या हो गया आपका, ऑप्शन की डेफिनेशन हो गया आपका, ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव buyers the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at an agreed upon price and date। तो यहाँ पर क्या कहा गया है आपका, ऑप्शंस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है जो हमें किसी भी स्टॉक की ऑप्शंस को बाई करने की राइट देता है, लेकिन हमें वो राइट नहीं देता है कि हम स्टॉक्स को सेल कर सके, स्टॉक्स को बाई और सेल कर सके। हमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बाई या सेल करते हैं, ठीक है। हमारा जो भी वैल्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है। जो भी प्राइस डेट तक हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं जिस भी मंथ में, तो उस डेट तक हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट एग्री होता है। हम लोग स्टॉक्स की कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट की डील करते हैं, ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके। हाय गाइस, ये हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के लास्ट सप्ताह था। तो इस सप्ताह में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो इस सेक्टर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट हो, तो आप लोग मुझे फ्रीली बता सकते हैं। मेरे जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है वहाँ पे आप लोग जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी अलग टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बना के मेरे जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं पोस्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। और तो गाइस, ऐसे ही लास्ट में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग खुद से भी कुछ लर्न कीजिए, ताकि
आप लोग अपने आपके जो भी इन्वेस्टिंग करियर हो या फिर आप लोग जो भी हो, इन्वेस्टिंग करना हो या फिर ट्रेडिंग करना हो, तो आप लोग वहाँ पे वो चीज़ यूज़ कर सके। तो इसलिए आप लोगों को खुद भी रिसर्च करना होगा खुद से, कौन सा चीज़ कहाँ पे काम करता है, कौन सा स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो ये सब आप लोग बहुत तरह के बुक्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो सब पढ़िए, वहाँ से आप लोग जानने के लिए कोशिश कीजिए। और मुझे भी आप लोग मेरे जो भी यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी एजुकेशनल वीडियो डालने के लिए कोशिश करूँगा। सो गाइस, इतना ही था इस कोर्स में। सो गाइस, लास्टली थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो कीप लर्निंग, कीप investing. Thank you.